फिल्म की शुरुआत होती है प्रेम नाम के एक आदमी से जो कि केबीसी देख रहा होता है। प्रेम को केबीसी बहुत पसंद है, इसीलिए वो हर रोज 8 बजे केबीसी देखता है। थोड़ी देर के बाद ही प्रेम के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। मालूम चलता है कि प्रेम जो है वो दिल्ली में रहता है और उसका पूरा परिवार एक छोटे से गाँव में। प्रेम के परिवार में उसकी वाइफ के अलावा एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी है और साथ ही उसकी वाइफ फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसीलिए प्रेम हर रोज अपनी वाइफ के पास कॉल करके हालचाल पूछता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद हमें प्रेम के असल काम के बारे में मालूम चलता है। प्रेम तुरंत ही छत पर जाता है जहाँ पर कि उसने एक स्कूल की लड़की को किडनैप कर रखा था। यहाँ पर प्रेम उस लड़की को बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी को पार्ट्स में बदल देता है। अब आगे हमें फिल्म के लीड कैरेक्टर रामचरण पांडे के बारे में बताया जाता है जो कि इस एरिया के एसआई हैं। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा उसकी भी एक छोटी सी बच्ची है जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और स्कूल छोड़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पर के हम पुलिस वालों के बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि इस एरिया से कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और उन्हें पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस का कहना है कि दरअसल में ये सारे बच्चे गायब नहीं हुए हैं बल्कि ये खुद की मर्जी से इस जगह से भाग गए हैं। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के बारे में बताने आया था जो कि कुछ दिन पहले गायब हो गई है और उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हमेशा की तरह एसआई पांडे इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे क्योंकि वो मिसिंग वाले केस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। यहाँ वो पिता जो होता है वो अपनी बेटी की पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर फोटो लगाकर चला जाता है। तभी हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देख पाते हैं। बॉल जो है वो नाले में चली जाती है। जब अली नाम का एक लड़का उस बॉल को लेने के लिए जाता है तो उसे यहाँ पर एक हाथ दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरह से कंगाल बन चुका था। वो तुरंत ही पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वालों का मानना यह था कि शायद ये बंदर का हाथ होगा, लेकिन यहाँ पर जो एसआई पांडे है उनका मानना ये है कि ये हाथ जो है वो बहुत दूर से आ रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये हाथ हमारे एरिया का नहीं है क्योंकि हमारे एरिया से तो किसी के भी हाथ के गायब होने की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर इनाम के रूप में अली को 100 रुपए दिए जाते हैं और दूर से ये सारी चीजें प्रेम भी देख रहा होता है। मालूम चलता है कि प्रेम बाजू में ही रहता है। अब रात को यहाँ पर अली को अंडे खत्म हो जाने की वजह से अंडे लेने के लिए भेज दिया जाता है। जब अली अंडे लेने के लिए जा ही रहा होता है तो उसे बीच रास्ते में प्रेम मिलता है। प्रेम उसे कुछ चॉकलेट्स देता है और इसी बहाने प्रेम उसे किडनैप कर लेता है और तुरंत ही अपने घर ले जाता है। तो अली प्रेम के घर पर बंधा हुआ था। यहाँ पर अली कहता है कि उसके पिता के पास बंदूक है और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रेम उससे कहता है कि तू कहाँ बचने वाला है, तेरे तो मैं इतने पार्ट्स करूंगा कि कोई तुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। जिसके बाद कहानी 1983 पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि हम प्रेम को देख पाते हैं उसके बचपन के रूप को, जहाँ पर कि उसका मामा जो है वो बहुत ही खराब आदमी होता है। वो प्रेम के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। मालूम चलता है कि प्रेम उसके मामा के साथ रहता है और वो एक कसाई है जिनका एक मीट शॉप भी है। और जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ प्रेम का मामा शटर डाउन करके यहाँ प्रेम के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। लेकिन एक दिन प्रेम इस पर आवाज उठाता है और जब प्रेम के मामा उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर प्रेम एक खंजर उठाकर प्रेम के मामा को बुरी तरह से मार डालता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हर रोज की तरह प्रेम अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी प्रेम के पास छोटे लाल नाम का एक कंपाउंडर का कॉल आता है। तब प्रेम तुरंत ही उससे मिलने के लिए चला जाता है। मालूम चलता है कि प्रेम दरअसल में छोटे लाल को इन बच्चों के ऑर्गन्स देता है, बदले में इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये बात तो साफ थी कि प्रेम के साथ छोटे लाल भी काम करता है। तो छोटे लाल को ऑर्गन्स देने के बाद जो बॉडी बचती है उसका प्रेम या तो दफना देता है या तो उन्हें नाले में फेंक देता है और घर की पूरी तरह से साफ सफाई भी कर देता है। एक और बात, प्रेम जो है वो एक बस्सी नाम के बहुत बड़े आदमी के घर पर नौकर का काम करता है, लेकिन बस्सी अक्सर अपने घर पर नहीं रहते हैं, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। जिसके बाद हम हरियाणा में करनाल के सीन को देख पाते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि बस्सी जो है वो यहीं पर रहता है जो कि एक बूढ़ा आदमी है और वो अपनी पोती के साथ गंदी हरकतें करने की सोच रहा था। लेकिन जब वो ये सारी चीजें करने की सोच ही रहा था तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और उसे यहाँ से ले जाती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। तो मालूम चलता है कि बस्सी जो है वो एक गिरा हुआ इंसान है लेकिन वो बहुत अमीर है, इसीलिए पुलिस वालों से उसकी अच्छी बात है। अब आगे हमें एक छोटा सा परिवार दिखाया जाता है जहाँ पर के एक लड़की होती है जिसका नाम झुमकी है और ये लोग नवरात्रि के फेस्टिवल में जाने वाले थे। अभी दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि प्रेम ने आज तक बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। उनके ऑर्गन्स को बेचकर
उनके पार्ट्स के टुकड़े करके उन्हें नाले में बहा दिया है और या फिर उन्हें दफना दिया है। और जो बच्चे लापता होते हैं वो आज तक उनके पेरेंट्स को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि प्रेम उन्हें जान से मार देता है। अब जब झुमकी नवरात्रि के फेस्टिवल में होती है तभी उसके पास एक कॉल आता है तो झुमकी उस आदमी से बात करने के लिए चली जाती है। साथ ही हमें मालूम चलता है कि रामलीला के मैदान में यहाँ SI पांडे जो है वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। यहीं पर उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद है। तभी हम यहाँ पर प्रेम को देख पाते हैं जो कि रावण के मकोटे को पहनकर यहाँ पर आ जाता है और कंपाउंडर छोटे लाल भी एम्बुलेंस को लेकर खड़ा हुआ है। अब आगे हमें बताया जाता है कि SI पांडे को रावण का रोल प्ले करने में बड़ा मजा आता है। तभी यहाँ पर झुमकी के पिता आ जाते हैं और वो पांडे सर से कहने लगते हैं कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढें। लेकिन पांडे जी कहते हैं कि हमेशा की तरह ये झोपड़ी के बच्चे गायब नहीं बल्कि इस जगह से भाग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह है। वो झुमकी का पिता यहाँ SI पांडे से कहता है कि अगर बात तुम्हारी लड़की की होती तब SI पांडे उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से तुरंत ही भगा देता है। तब रावण का रोल प्ले करने के बाद SI पांडे अपनी फैमिली के पास जाता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है तो उसकी पत्नी बताती है कि वो टॉयलेट गई है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। तब वो लोग उसे इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन उनकी बच्ची उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और तभी हम देख पाते हैं कि प्रेम ने उसकी लड़की को किडनैप कर लिया है। बेहोशी की हालत में वो उसे ले जा रहा होता है कि तभी SI पांडे की नजर प्रेम पर पड़ जाती है जो कि उसकी बेटी को ले जा रहा होता है। तभी SI पांडे उसके पीछे भागता है और ये प्रेम ने भी देख लिया था जिस वजह से वो SI पांडे की बेटी को वहीं पर पटक कर यहाँ से भाग जाता है। तब SI पांडे देखता है अपनी बेटी को जो कि बेहोश हुई थी, उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। यहीं पर छोटे लाल भी था और उसके पास एम्बुलेंस भी थी, इसलिए वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी SI पांडे प्रेम के पीछे पड़ जाता है। वो उससे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले थे कि तभी ठोकर लगने की वजह से SI पांडे नीचे गिर पड़ते हैं और प्रेम यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही प्रेम अपने घर पर आता है तो वो घबराते हुए अलमारी से सदाबहार तराने की एक कैसेट निकालता है और तुरंत ही उसे अपनी वाइफ के पास भेजा देता है। यहाँ SI पांडे तुरंत ही हॉस्पिटल आता है जहाँ पर कि उसकी बेटी पूरी तरह से सेफ थी। लेकिन SI पांडे की पत्नी कहती है कि क्या तुम उस आदमी को ढूंढ पाए क्योंकि उस आदमी ने हमारी बेटी को किडनैप करने के बारे में सोचा है। ये सारी बातें सोचने के बाद SI पांडे को अंदर से बुरा लगने लगा था। उसे ये बात मालूम चली कि आज तक जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई हैं, जितनी भी बच्चियां मिसिंग हुई हैं, अगर उनमें से उसकी बच्ची भी निकल जाती तो वो क्या करता। इस वजह से SI पांडे के यहाँ पर आंखें खुल जाती हैं और अब वो सारे मिसिंग केसेस को सिंसियरली फॉलो करने लगा। अगले दिन उसने झुमकी के पिता को अपने पास बुलाया था। झुमकी के पिता ने बताया कि झुमकी जब गायब हुई थी तब वो बस्सी के घर के सामने से गायब हुई थी। तब SI पांडे तुरंत ही बस्सी के घर पर चला जाता है जहाँ पर के हम बस्सी के घर पर प्रेम को देख पाते हैं जो कि उसी के घर का एक नौकर भी है और बस्सी भी यहीं पर मौजूद था। तो SI पांडे यहाँ पर झुमकी के बारे में बस्सी से पूछने लगता है। बस्सी यहाँ पे कह देता है कि जब झुमकी गायब हुई थी तो वो यहाँ पे थे ही नहीं और मेरा नौकर तुम्हें सब कुछ बता चुका है। तभी यहाँ पे झुमकी का पिता आ जाता है। वो बस्सी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। वो उसे बहुत सारी गालियां दे रहा होता है। लेकिन तभी जब यहाँ बस्सी बोलना शुरू करता है तो वो झुमकी का पिता पूरी तरह से चुप हो जाता है। मालूम चलता है कि दरअसल में झुमकी एक प्रोस्टिट्यूट होती है और झुमकी के पिता ही उसको धंधे पर लगवाते हैं। झुमकी अक्सर उनके घर पर आया करती थी, उनके संबंध भी शारीरिक थे, लेकिन उसने उसे गायब नहीं किया है। ये बात जब SI पांडे को मालूम चलती है कि झुमकी के पिता ने ही उसको धंधे पर लगवाया है तो SI पांडे को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर झुमकी के पिता को बुरी तरह से मारता है और उसे यहाँ से भगा देता है। बाद में SI पांडे के पास DGP का कॉल आता है। यहाँ ये कॉल बस्सी ने लगवाया था और वो SI पांडे से कह देते हैं कि तुम्हें बस्सी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद वहाँ कभी मत जाना। जब वो बाहर आ रहा होता है तभी यहाँ प्रेम उनसे कहता है कि क्या आपकी भी बेटी है। ये सुनकर SI पांडे कहता है कि तुझे क्या काम, जिस पर के प्रेम कहता है कि मेरी भी एक 6 साल की बेटी है जो कि गांव में रहती है, पर उसे बहुत डर लगता है क्योंकि ये जमाना बहुत खराब हो गया है। अब पांडे जब अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब DGP उसका स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। वो कहता है कि आज के बाद बस्सी के घर पर कभी भी मत जाना और इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल में बस्सी की बहुत ऊपर तक पहुंच है और रस्तोगी जैसे DCP तो उसकी जेब में है। अब पाठक नाम का कांस्टेबल पांडे
पांडे को बताता है कि झुमकी को हर रोज एक ही ड्राइवर जो कि रिक्शे वाला था वो उसे छोड़ा करता था। वो ड्राइवर यहीं पर है और उसका मोबाइल फोन भी यहीं पर मौजूद है। जब पांडे उसका मोबाइल फोन चेक करता है तो उसमें कॉलिंग हिस्ट्री में उसे प्रेम का नाम पता चलता है। ये देखकर यहाँ पांडे समझ चुका था कि इन सब में प्रेम का हाथ तो जरूर है। ये सारी बातें जानने के बाद पांडे जी फिर से डीसीपी के पास जाते हैं और ये सारी बातें समझाते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर पांडे जी को मुंह की खानी पड़ती है और उससे साफ कह दिया गया है कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आगे कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर हम छोटे लाल कंपाउंडर और प्रेम को साथ में बात करते हुए देख पाते हैं और यहीं पर हम पांडे जी को भी देख पाते हैं जो कि इन पर नजर बनाए हुए थे। अब पांडे जी और पाठक जब छत पर शराब पी रहे होते हैं तभी यहाँ पर पांडे जी की नजर पड़ती है छोटे लाल कंपाउंडर पर। उन्हें याद आता है कि रामलीला के मैदान में जब उसकी बेटी किडनैप होने वाली थी तब छोटे लाल की एम्बुलेंस पहले से ही स्टार्ट थी, मतलब कि इन सब में उसका भी हाथ है। इसलिए वो लोग चुपचाप से कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और कंपाउंडर से पूछताछ करना शुरू करते हैं। बहुत देर तक तो कंपाउंडर छोटे लाल उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है, लेकिन बाद में छोटे लाल कंपाउंडर कहता है कि इन सब में प्रेम का हाथ है, उसी ने सब कुछ किया था। अब अलवर के राजस्थान में हम भूपेंद्र नाम के एक IAS को देख पाते हैं जिन्हें दरअसल में पांडे जी ने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि रस्तोगी डीजीपी तो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उसे IPS का सहारा लेना पड़ा। वो उन्हें सारा केस समझा देते हैं और अब भूपेंद्र और पांडे जी ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। लेकिन तभी रस्तोगी जो है वो बस्सी के पास कॉल करके सब कुछ बता देता है। दरअसल में रस्तोगी को भी छोटे लाल कंपाउंडर के बारे में मालूम चल गया था कि वो वहाँ किडनैप है, इसीलिए उसने बस्सी के पास कॉल किया और बस्सी ने यहाँ पर हरियाणा के एक लोकल जगह पे कॉल किया जो कि कुछ गुंडे मवाली थे जो कि बस्सी के लिए ही काम किया करते थे और यहाँ बस्सी ने लोगों को छोटे लाल कंपाउंडर के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। तो अब जब पांडे जी और भूपेंद्र उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पर के उन्होंने छोटे लाल कंपाउंडर को किडनैप कर रखा है, पर इन लोगों के पहुँचने से पहले वहाँ बस्सी के लोग पहुँच जाते हैं और वो कंपाउंडर को यहाँ पर बुरी तरीके से मार कर अपने साथ ले जाते हैं। और जब यहाँ पर SI पांडे और भूपेंद्र पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। ये सारा काम पाठक का था। जब पाठक से पूछा गया कि वो कहाँ था तो पाठक ने बताया कि वो खाना खाने के लिए चला गया था और इसी बीच बस्सी के लोगों ने कंपाउंडर को लेकर भाग गए थे। पांडे यहाँ पर पाठक को बुरी तरह से मारता है। बाद में IPS भूपेंद्र कहता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, इसमें रस्तोगी भी टांग नहीं अड़ाएगा। इसीलिए वो अगले ही दिन वहाँ पर प्रेम को बुला लेते हैं। जैसे ही वहाँ प्रेम एंटर होता है तो वो सबसे पहले पांडे जी से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी लड़की है, वरना मैं उसे किडनैप करने के बारे में सोचता ही नहीं। यहाँ आते से ही प्रेम ने एक बात साफ क्लियर कर दी थी कि आपके पास आधा घंटा है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और 8 बजे वो KBC का शो देखता है, इसीलिए आधे घंटे के अंदर अंदर आप सारी पूछताछ कर लीजिए। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पांडे जी यहाँ प्रेम से झुमकी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो प्रेम उन्हें बताता है कि वो गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने उसे जान से मार दिया है। तब प्रेम उन्हें सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि वो झुमकी से प्यार किया करता था, लेकिन झुमकी कहीं न कहीं उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बस्सी के घर पर नौकर था, जबकि झुमकी के काम तो प्रोस्टिट्यूट वाला ही था। बस्सी के घर पर तो उसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब बस्सी घर पर नहीं था तो मैंने उसे कॉल किया और अपने घर पर बुलाया। वहाँ मैंने उसे कुछ पैसे दिखाए, लेकिन उसने वो पैसे मेरे ही मुंह पर मार कर कहा कि तू एक नौकर है और यहाँ पर 2-4 बातें भी कह दी जो मुझसे सह नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। तब पांडे कहता है कि उसे मारने के बाद तुमने उसके ऑर्गन्स बेच दिए, लेकिन प्रेम उन्हें बताता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करता था तो मैं उसके ऑर्गन्स भला कैसे बेच सकता था। उसके अलावा मैंने सभी के ऑर्गन्स बेच दिए। वो यहाँ अपना सारा प्रोसेस बताता है कि वो सबसे पहले बच्चों को लाता है और उन्हें बुरी तरह से मारने के बाद उनके ऑर्गन्स को निकालने के बाद उनके बॉडी के पार्ट्स करके उन्हें या तो दफना देता है या फिर नाले में छोड़ देता है। और इन सब की शुरुआत उसने कहाँ से की वो ये भी उन्हें बताता है। प्रेम बताता है कि ये सब कुछ उसके मामा की वजह से शुरू हुआ। उसका मामा उसके साथ गंदी हरकतें करता था, इसलिए मैंने एक दिन उससे काट डाला और बाद में उसके छोटे छोटे पीस करके उसके मांस को खा लिया। तब से अब तक मैं इंसानी मांस के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए हर 4-5 महीने में मुझे एक बॉडी चाहिए और मुझे उनका मांस भी चाहिए। प्रेम बताता है कि उसने आज तक लगभग 25 बच्चों को मारकर खा चुका है। अब प्रेम को वो लोग उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसने उन बॉडीज को दफनाया था। यहाँ पर उन्हें बॉडीज नहीं मिल रही थी, इसलिए प्रेम खुद ही खोदने लगता है और उन्हें बताता है कि सही जगह पर खोदो। वो यहाँ खुदाई करता है और वहाँ से ढेर सारे कंगाल निकाल देता है। पुलिस वाले भी यहाँ पर पूरी तरह से शॉक रह चुके थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। नाले से भी बहुत सारे कंगाल निकाले गए और कई सारे बॉडी के पार्ट्स। पांडे
को ऐसा लगता था कि ये दूर से बहकर आ रहे हैं, जबकि ये सारे पांडे ने पास ही के नाले में डाले थे। तो इन सभी की वजह से बस्सी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ पर के बस्सी से पूछताछ होने वाली थी और उस कमेटी का प्रमुख होता है रस्तोगी, और रस्तोगी तो बस्सी का ही आदमी था। इस वजह से यहाँ बस्सी को कुछ भी नहीं होता है, उसे क्लीन चिट मिल चुकी थी। वहाँ मीडिया के सामने भी रस्तोगी ने मीडिया से कहा था कि इन सब के पीछे प्रेम का हाथ है और बस्सी का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी न्यूज पांडे भी देख रहा होता है। उसे कहीं न कहीं ये सारी चीजें बहुत गलत लगी। उसे मालूम है कि इन सब के पीछे बस्सी का भी हाथ है, इसीलिए उसने तुरंत ही भूपेंद्र के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि वो एक बार फिर से प्रेम से मिलना चाहते हैं। तो अगले ही दिन पांडे प्रेम से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दरअसल में पांडे ये जानना चाह रहा था कि इन सब में बस्सी का भी हाथ है और मालूम चलता है कि यहाँ प्रेम जो है वो दूसरी बार बाप बन चुका है। पांडे पूछता है कि आखिर तुम अपने परिवार का ख्याल कैसे रखते हो? तो प्रेम उन्हें बताता है कि छोटे लाल कंपाउंडर है ना, वो टाइम टाइम पर मेरे परिवार वालों को पैसा भेजता रहता है। लेकिन यहाँ पांडे उन्हें बताता है कि छोटे लाल कंपाउंडर को बस्सी के लोगों ने मार दिया है और बस्सी ने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर दे दिया है, जिस वजह से अब सिर्फ तुम अकेले ही जेल जाओगे। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रेम ने पांडे को सब कुछ बता दिया था, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब रात होते ही पांडे तुरंत ही प्रेम के गांव जाने लगता है। जाने से पहले वो पाठक से मिलता है और उसे एक लैपटॉप भी देता है। अब अगले दिन पांडे प्रेम के घर पहुंच जाता है, जहां पर के वो उसकी बीवी से मिलता है और उसे सदाबहार तराने वाली केसट मांगता है और इसी केसट में सारी खुफिया जानकारी थी। दरअसल में हमें मालूम चलता है कि बस्सी जब लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता था तब उनकी वीडियो बना लिया करता था। उन्हीं में से एक कॉपी यहाँ प्रेम के पास थी और वो उसने अपनी बीवी के पास गाँव में भेज दी थी। लेकिन अब ये कॉपी पांडे जी के हाथ लग चुकी थी, जिससे कि अब बताया जा सकता है कि बस्सी भी एक गुनहगार है और अब वो भी जेल जा सकता है। अब पांडे जी प्रेम के गांव से लौटने लगते हैं, लेकिन कोई भी बस नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें लौटने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ एक कार रुकती है और वो उनसे लिफ्ट ले लेता है और मालूम चलता है कि ये लोग दरअसल में बस्सी के गुंडे हैं। पांडे जी उनसे बात करने लगते हैं। बात करने के दौरान मालूम चलता है कि ये लोग पांडे जी को ही ढूंढ रहे थे और इतना कहते ही ये लोग पांडे जी को बुरी तरह से जान से मार डालते हैं। ये सब कुछ उन्होंने बस्सी की उस केसट के लिए किया। उन्होंने वो केसट तोड़ दी। आखिर में हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ शायद फाटक ने बताया होगा, क्योंकि अब फाटक इस पुलिस स्टेशन का एसआई बन चुका था और वहाँ पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर हम रामचरण पांडे की मिसिंग पोस्टर को देख पाते हैं। अब फिल्म के आखिर में हम बिश्नोई नाम के कांस्टेबल को देख पाते हैं, जिसके पास एक कोरियर आता है और उसके अंदर एक केसट थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था और कई सदाबहार तराने। मतलब कि अभी और भी कई सारे राज हैं जो कि अभी खुलना बाकी हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।